जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, आज से हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट में महा मैराथन क्लास देखने वाले हैं, जिसमें आप लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के अंतर्गत हिस्ट्री का महा मैराथन देखेंगे। संपूर्ण निचोड़ एक ही क्लास में आपको मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं। और मित्रों, इस क्लास में आप लोगों को 200 MCQ दिया जाएगा, 200 MCQs हैं। तो समस्त क्लासेस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपने मित्रों के पास इसे शेयर करके लाइक भी कर दीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है हिस्ट्री की, जिसमें आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इतिहास की समस्त टॉपिक को कवर किया गया है। जो आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा में 5-5 नंबर के 5 नंबर का इतिहास वाला पोर्शन और 5 नंबर का आप लोगों का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, यानी 10 नंबर के समस्त प्रश्नों को, इम्पोर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए चलते हैं, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के और पहले प्रश्न से देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों? पहला प्रश्न कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति महादेव की मूर्ति किस धातु से बनी है? जो यहाँ पर पशुपति महादेव की मूर्ति प्राप्त हुई है वो किस धातु की है मित्रों? क्या ये तांबे की है, या फिर पीतल की है, या फिर कांसे की है, या फिर पत्थर की है? तो मित्रों, सिंधु सभ्यता में कांसे का ज़्यादा प्रयोग हुआ है मूर्ति बनाने के लिए, और यहाँ पर जो पशुपति महादेव की मूर्ति है ये भी कांसे की ही बनी है। सी वाला विकल्प आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का स्तुति गान किया गया है? कौन से देवता की स्तुति सबसे ज़्यादा की गई है मित्रों? अग्निदेव की, या इंद्रदेव की, या सोम देवता की, या वरुण देवता की? ऋग्वेद की बात हो रही है कि सबसे अधिक किसका स्तुति गायन किया गया है मित्रों? तो ये गायन किया गया है सबसे ज़्यादा इंद्र का। सबसे ज़्यादा स्तुति का गायन इंद्र का किया गया है, इसलिए आपका यहाँ पर बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है मित्रों कि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? मध्यम मार्ग की बात हो रही है। मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था मित्रों? मध्यम मार्ग मतलब कि जो गृहस्थ भी रह सकते हैं और भिक्षुक भी बन सकते हैं, मतलब दोनों हो सकते हैं। तो क्या ये महाकश्यप ने किया था, या नागार्जुन ने, या गौतम बुद्ध ने, या अश्वघोष ने? तो मित्रों, गौतम बुद्ध ने कहा कि जो लोग गृहस्थ में हैं वह भी बौद्ध धर्म के नियमों का पालन कर सकते हैं, इसलिए मध्यम मार्ग का जो नियम का प्रतिपादन था ये गौतम बुद्ध ने प्रतिपादन किया था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है मित्रों कि महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या सिद्धार्थ था, या वर्धमान था, या पार्श्वनाथ था, या फिर ऋषभदेव था? तो मित्रों, महावीर स्वामी कौन से धर्म से संबंधित थे? सबसे पहले तो ये देख लीजिए, तो ये जैन धर्म से संबंधित थे, और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। लेकिन यहाँ पूछा गया कि महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या है, तो महावीर स्वामी का वास्तविक नाम मित्रों वर्धमान था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है मित्रों कि कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने किस धर्म को अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म, या फिर बौद्ध धर्म, या फिर वैष्णव धर्म, या फिर शैव धर्म? बात हो रही अशोक की मित्रों। तो अशोक जो है ये कलिंग युद्ध के बाद में इसने कौन सा धर्म अपनाया था? तो ये बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा धर्म मित्रों? बौद्ध धर्म अपनाया था। कलिंग युद्ध में जब इसने भीषण नरसंहार देखा तो इसका हृदय द्रवीभूत हो गया, और इस वजह से ये बौद्ध धर्म में चला गया। अहिंसा परमो धर्मः, इसने मान लिया कि अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है मित्रों कि प्रयाग प्रशस्ति किसके दरबार से संबंधित है? मतलब प्रयाग प्रशस्ति किसके दरबार से संबंधित है? समुद्रगुप्त से, या चंद्रगुप्त द्वितीय से, या फिर अशोक, या हर्ष? किसके दरबार से संबंधित है मित्रों? तो जो प्रयाग प्रशस्ति है ये समुद्रगुप्त के दरबार से संबंधित है। समुद्रगुप्त सही उत्तर हो जाएगा, ए वाला विकल्प। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहिए, और हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है मित्रों कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन
आप लोगों का वर्धन वंश में हर्षवर्धन हैं, तो ये कौन से उसमें थे मित्रों? पाटलिपुत्र में, या फिर कन्नौज, या फिर थानेसर, या फिर उज्जैन। तो मित्रों जो हर्षवर्धन की राजधानी थी ये कन्नौज था। कहाँ पर था? कन्नौज था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है मित्रों कि चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय ने किसे पराजित किया था? चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय ने किसे पराजित किया था? समुद्रगुप्त को, या फिर हर्षवर्धन को, या बिंदुसार को, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को? तो जो चालुक्य शासन पुलिकेशिन द्वितीय थे मित्रों, इन्होंने पराजित किया था हर्षवर्धन को। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है मित्रों कि पृथ्वीराज रासो, यहाँ पा में ये वाला री होना चाहिए, पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था? कालिदास, या चंद्रबरदाई, या बाणभट्ट, या फिर पृथ्वीराज चौहान? तो मित्रों पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा गया है पृथ्वीराज रासो में, और पृथ्वीराज रासो को लिखने वाले जो थे ये कौन थे? चंद्रबरदाई थे। पृथ्वीराज रासो को मित्रों हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर आपका बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। और दिलवाड़ा का जो मंदिर है ये कहाँ पर है देखते हैं विकल्प में। माउंट आबू पर है, या अजमेर में है, या रणकपुर में है, या फिर खजुराहो में है? तो मित्रों जो दिलवाड़ा का मंदिर है ये कहाँ पर है? तो ये माउंट आबू पर स्थित है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है मित्रों कि दिल्ली सल्तनत में दास प्रथा, दिल्ली सल्तनत में दास प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन किस वंश में था? कौन से वंश में दिल्ली में दास प्रथा का प्रचलन था मित्रों? गुलाम वंश में, या खिलजी वंश में, या तुगलक वंश में, या लोधी वंश में? तो मित्रों ये जान लीजिए कि दास का एक अर्थ होता है गुलाम भी, और जो दिल्ली में सल्तनत में गुलाम वंश एक वंश चला है, और इसी वंश के अंतर्गत दास प्रथा का सबसे ज़्यादा प्रचलन रहा है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है मित्रों कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था आप लोगों को बताना है। इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, या अलाउद्दीन खिलजी, या फिर सिकंदर लोदी? तो मित्रों जो इब्न बतूता था ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली आया था, यानी कि बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई किस वर्ष लड़ी? कब लड़ा था? 1526 में, या फिर 1528 में, या 1529 में, या 1530 में? तो बाबर की प्रमुख लड़ाइयों का एक ट्रिक समझ लीजिए मित्रों। 26 में पानी पिया, 26 में क्या किया? पानी पिया। और 27 में खाना खाया, 27 में खाना खाया। 28 में क्या किया मित्रों? 28 में चल दिया, 28 में चल दिया। और 29 में घर गया, 29 में घर गया। 30 में मर गया। ये ध्यान रखिए, यानी 1526 में पानीपत का युद्ध इसने लड़ा था, जो कि आपके इस प्रश्न में पूछा गया है, ए वाला विकल्प। 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा, 28 में चंदेरी का युद्ध लड़ा, और 29 में घग्गर का युद्ध लड़ा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर पूछा गया पानीपत की प्रथम लड़ाई, यानी कि 1526। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है मित्रों कि अकबर के नवरत्नों में से टोडरमल किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? टोडरमल कौन से क्षेत्र से जुड़े थे? साहित्य से, या संगीत से, या प्रशासन, या राजस्व, या फिर सैन्य से? तो मित्रों जो टोडरमल थे, टोडरमल प्रशासन और राजस्व विभाग से जुड़े हुए थे। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है मित्रों कि जहांगीर ने किस विदेशी को व्यापारिक अधिकार प्रदान किए? कौन से विदेशी को जहांगीर ने व्यापारिक अधिकार दिया था मित्रों? पुर्तगालियों को,
या फिर अंग्रेज को या डच को या फ्रांसीसियों को? तो मित्रों जहांगीर ने अंग्रेजों को अधिकार दिया था और इसने 3 फैक्ट्रियां लगाने का अधिकार दिया था, इसलिए आपका यहाँ पर बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 और 16 से पहले मित्रों अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहें। बहुत ही बड़ी सीरीज़ है, 200 प्रश्नों की सीरीज़ है और बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ भी है। अगर आपने इस पूरे सीरीज़ को देख लिया तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट में इससे बाहर मिलने के चांसेस बहुत कम है। शिवाजी ने रायगढ़ किला किस वर्ष अपनी राजधानी बनाया? पूछ रहा है कि शिवाजी ने रायगढ़ के किले को कौन से वर्ष में अपनी राजधानी बनाया था? 1670 में या 1674 में या 1675 में या फिर 1677 में? मित्रों पूछा गया रायगढ़ किला, तो रायगढ़ किला को इन्होंने 1674 में अपनी राजधानी के रूप में बनाया था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है मित्रों कि पेशवा बाजीराव प्रथम का नारा था, मतलब पेशवा बाजीराव प्रथम का कौन सा नारा था मित्रों? हिंदू पद पादशाही, या फिर स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, या फिर जय भवानी जय शिवाजी, या विजय विश्वतुंग? कौन सा था मित्रों? तो इसमें अगर हम लोग देखें तो पेशवा बाजीराव प्रथम जो थे इन्होंने हिंदू पद पादशाही का नारा लगाया था। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है मित्रों कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1765 में या 1773 में या फिर 1784 में या फिर 1793 में? तो मित्रों जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये 1773 में पारित हुआ था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी थे, या फिर लिटन थे, या फिर कैनिंग थे, या फिर वेलेजली थे? 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था मित्रों? तो लॉर्ड कैनिंग थे। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में या 1889 में या 1890 में या 1905 में? तो मित्रों दिन था 28 दिसंबर का। 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना कांग्रेस की स्थापना की जाती है मुंबई शहर में। तो आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन, या फिर जलियांवाला बाग कांड, या चंपारण सत्याग्रह, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो मित्रों अगर हम देखें स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था तो 1905 में शुरू हुआ था और 1905 में ही एक बहुत ही प्रमुख घटना घटित होती है बंगाल विभाजन, और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है मित्रों कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन में लगी चोट से हुई थी? कौन से आंदोलन में लगी चोट के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई? असहयोग आंदोलन, या फिर साइमन कमीशन विरोध, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, या नमक सत्याग्रह? तो मित्रों जो साइमन कमीशन विरोध था इसी के विरोध में क्या हुआ था? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है मित्रों कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस घटना में फांसी दिया गया था? ये लोग पकड़े तो गए थे, भगत सिंह और भगत सिंह के साथी लोग पकड़े किस में गए थे मित्रों? तो ये लोग असेंबली बम कांड में पकड़े गए थे। लेकिन पूछ रहा है कि मित्र इन्हें फांसी क्यों हुई थी? लाहौर षड्यंत्र केस से, या चंद्रशेखर आज़ाद के केस से, या काकोरी षड्यंत्र से, या फिर असहयोग आंदोलन से? कौन से उससे इन्हें फांसी हुई थी मित्रों? तो इन्हें हुआ था लाहौर षड्यंत्र केस से सैंडर्स की हत्या के आरोप में इन्हें फांसी दिया गया था। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है मित्रों भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1940 में
या 1942 में या 1945 में या फिर 1947 में? कब शुरू हुआ था मित्रों भारत छोड़ो आंदोलन? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? आज़ाद हिंद फौज के गठन कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। जापान में या फिर सिंगापुर में या बर्मा में या जर्मनी में? तो मित्रों जो आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था ये सिंगापुर में हुआ था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि किस प्रकार की मानी जाती है? सिंधु घाटी की सभ्यता में कौन सी लिपि मानी जाती है मित्रों? ब्राह्मी लिपि या फिर चित्रलिपि या फिर खरोष्ठी लिपि या फिर नागरी लिपि? तो मित्रों जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता में ये लिपि मानी जाती है चित्रलिपि यानी पिक्टोग्राफिक लिपि मानी जाती है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है मित्रों कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 या 1008 या फिर 1017 या फिर 1058? कितने सूक्त हैं मित्रों? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है और 10 मंडल हैं। आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है मित्रों कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में या फिर वैशाली में या फिर सारनाथ में या पाटलिपुत्र में? तो मित्रों इनका पहला पूछा गया है। पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है मित्रों कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में या पावापुरी में या कुंडग्राम में या फिर राजगृह में? तो मित्रों महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था ये कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कुंडग्राम में। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया? कौन सा धर्म अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद में? जैन धर्म या वैदिक धर्म या फिर बौद्ध धर्म या फिर आजीवक धर्म? तो मित्रों सम्राट अशोक ने जब कलिंग का युद्ध हुआ कब हुआ था? तो 263 ईसा पूर्व में हुआ था। 263 ईसा पूर्व यानी BC में। तो इसके बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 261 ईसा पूर्व में हुआ था मित्रों कलिंग का युद्ध। 261 ईसा पूर्व में, 263 में नहीं, 261 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति किसकी उपलब्धियों का वर्णन करती है? प्रयाग प्रशस्ति किसकी उपलब्धि का वर्णन करती है? चंद्रगुप्त मौर्य का या समुद्रगुप्त का या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर हर्षवर्धन का? तो मित्रों प्रयाग प्रशस्ति जो है ये किसका करता है? तो ये समुद्रगुप्त का वर्णन करता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 तक हो चुका है मित्रों। और अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी क्या कन्नौज में थी या फिर पाटलिपुत्र में थी या प्रयाग में था या वाराणसी में था? तो मित्रों हर्षवर्धन की जो राजधानी थी ये कहाँ पर थी? तो ये कन्नौज में था। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? प्रथम तुर्क आक्रमणकारी क्या मोहम्मद गौरी था या महमूद गजनवी था या फिर बख्तियार खिलजी था या कुतुबुद्दीन ऐबक था? कौन था मित्रों? तो जो तुर्क आक्रमणकारी की बात होगी तो सबसे पहले महमूद गजनवी ने किया था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि इल्तुतमिश ने दिल्ली में कौन सा सिक्का जारी किया था? कौन सा सिक्का जारी किया था मित्रों? दम या फिर रुपया या फिर टंका या फिर मोहर? तो मित्रों
अगर हम बात करें इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश ने 2 प्रकार की मुद्राएं जारी किया था। एक तो तांबे का जीतल और चांदी का टंका। मतलब एक तो टंका यहाँ पर आपको ऑप्शन में है और दूसरा है जीतल। दूसरा कौन सा है मित्रों? तो जीतल भी इन्होंने जारी किया था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि अकबर ने दीन-ए इलाही की स्थापना कब की थी? दीन-ए इलाही अकबर ने एक धर्म चलाया था मित्रों। क्या ये 1582 में किए थे, या 76 में, या 1565 में, या 1600 ईस्वी में? तो मित्रों दीन-ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में किया गया था। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है मित्रों कि शिवाजी ने रायगढ़ पर स्वयं को छत्रपति किस वर्ष घोषित किया था? अपने आप को इन्होंने छत्रपति कब घोषित किया था मित्रों? क्या 1664 में, या फिर 1674 में, या 1659 में, या 1680 में? तो मित्रों शिवाजी ने अपने आप को छत्रपति 1674 ईस्वी में घोषित किया था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है मित्रों कि 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर को कहाँ कैद किया गया था? लाल किला में, या फिर रंगून, या फिर अंडमान, या फिर आगरा? तो मित्रों बहादुर शाह जफर दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे और इन्हें कैद किया गया था रंगून में, जो कि वर्तमान में म्यांमार की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है मित्रों? तो ये म्यांमार की राजधानी है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मित्रों कब हुआ था? 1880 में, या 1883 में, या फिर 1885 में, या फिर 1890 में? तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है मित्रों कि स्वदेशी आंदोलन कब आरंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? 1903 में, या 1905 में, या फिर 1911 में, या फिर 1920 में? कब हुआ था मित्रों? तो स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ था 1905 में, बंगाल विभाजन के विरोध में। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है मित्रों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या 1917 में, या 1919 में, या 1921 में, या फिर 1922 में? तो 13 अप्रैल लोहड़ी के दिन, 13 अप्रैल लोहड़ी के दिन मित्रों 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 हो चुका। 41 देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? 1931 में, या फिर 1929 में, या 1930 में, या 1932 में? तो मित्रों 23 मार्च 1931 में इनको फांसी दिया गया था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है मित्रों कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत क्या 1925 में आया, या 1927 में आया, या 1928 में आया, या फिर 1930 में आया? तो मित्रों साइमन कमीशन की बात हो रही है, और साइमन कमीशन भारत कब आता है? 1928 में। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कितने प्रांतों को स्वायत्त बनाया गया था? मतलब 1935 के तहत में कितने प्रांतों को स्वायत्त बनाया गया था? 11 प्रांत, या फिर 12 प्रांत, या 13 प्रांत, या फिर 14 प्रांत? तो मित्रों इसमें 11 प्रांतों को स्वायत्त बनाया गया था। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा 1935 अधिनियम के तहत। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया मित्रों? सुभाष चंद्र बोस ने,
या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, या महात्मा गांधी ने, या सरदार पटेल ने? तो मित्रों इसका नारा क्या था, सबसे पहले तो यही जान लीजिए। तो इसका नारा था करो या मरो, करो या मरो। और करो या मरो का नारा अब तो आसान हो गया, ये दिया था महात्मा गांधी ने। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ किया था? सिंगापुर में, या जर्मनी में, या टोक्यो में, या फिर रंगून में? तो मित्रों ये कहाँ किए थे? इन्होंने इसकी स्थापना किया था सिंगापुर में। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 तक हो चुका है मित्रों। और अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक और शेयर करते रहें, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। और ये समझ लीजिए आपकी परीक्षा से पहले वाली परीक्षा है। वैदिक युग में सप्त सिंधु प्रदेश का अर्थ है, वैदिक काल में जो सप्त सिंधु प्रदेश था इसका क्या अर्थ है मित्रों? गंगा घाटी, या फिर पंजाब क्षेत्र, या फिर राजस्थान, या फिर महाराष्ट्र? तो मित्रों जो पंजाब क्षेत्र था इसे सप्त सिंधु प्रदेश भी कहा गया है वैदिक काल में। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, प्रश्न संख्या 48 कह रहा है मित्रों कि बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, या फिर मोक्ष, या फिर निर्वाण, या फिर समाधि? तो मित्रों जो बुद्ध की मृत्यु है इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, प्रश्न संख्या 49 कह रहा है कि महावीर स्वामी के प्रमुख अनुयायी को किस नाम से जाना जाता है? महावीर स्वामी के प्रमुख अनुयायी को कौन से नाम से जानते हैं मित्रों? श्रावक, या फिर उपासक, या फिर गणधर, या फिर साधक? तो मित्रों महावीर स्वामी के जो प्रमुख अनुयायी हैं उन्हें कहा जाता है गणधर। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50, प्रश्न संख्या 50 क्या कह रहा है मित्रों? प्रश्न संख्या 50 कह रहा है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में अंकित हैं? कौन सी लिपि में अशोक के अभिलेख अंकित हैं? नागरी लिपि में, या खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में, या फारसी लिपि में, या फिर अरबी लिपि में? अशोक के अभिलेखों की बात हो रही है मित्रों, और जो अशोक के अभिलेख हैं ये खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में अंकित हैं। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। खरोष्ठी, ब्राह्मी, ग्रीक और अरेमाइक, मतलब कुछ जगह इनके ग्रीक भी मिलते हैं और अरेमाइक लिपि भी मिलती है। 4 लिपियों का प्रयोग इनके अभिलेखों में किया गया है। तो यहाँ पर आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51, प्रश्न संख्या 51 कह रहा है मित्रों कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि किस प्रकार की थी? कौन से प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है सिंधु घाटी की सभ्यता में? चित्रलिपि का, या फिर ब्राह्मी लिपि का, या फिर खरोष्ठी लिपि का, या फिर अभीष्ट नहीं है अर्थात कुछ भी पता नहीं है? तो मित्रों जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें चित्रलिपि का प्रयोग किया गया है, इसीलिए अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52, प्रश्न संख्या 52 कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में मुख्य कर कौन सा था? मतलब ऋग्वैदिक काल में मुख्य कर जो था ये क्या था? बलि था, या भीख था, या दशमांश था, या फिर उपरी कर था? तो मित्रों वैदिक काल में जो मुख्य कर था ऋग्वैदिक काल में वो बलि था। बलि मतलब यहाँ पर जीव हत्या से नहीं है, एक प्रकार का कर है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53, प्रश्न संख्या 53 क्या कह रहा है मित्रों कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था इसके बारे में पूछ रहा है। वैशाली में, या फिर बोधगया में, या सारनाथ में, या फिर राजगृह में? तो मित्रों इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में। और सबसे अधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में। तो यहाँ पर आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 कह रहा है मित्रों कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी के जन्म की बात हो रही है, कहाँ पर हुआ था? वैशाली में, या पावापुरी में,
या कुंडग्राम में या फिर श्रावस्ती में? तो मित्रों महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 कह रहा है कि अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में या 273 ईसा पूर्व में या फिर 250 ईसा पूर्व में या 300 ईसा पूर्व में? तो मित्रों अशोक की बात हो रही है और अशोक ने अपना कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। ए वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। और इसी युद्ध के बाद में अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो ए वाला विकल्प यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 कह रहा है मित्रों कि समुद्रगुप्त को किस उपाधि से अलंकृत किया गया? समुद्रगुप्त को कौन से उपाधि से किया गया था? लिच्छवि दौहित्र या फिर भारत भूषण या लिच्छवि वीर या कवीश्वर? तो मित्रों इनकी माता जी जो थी वो लिच्छवि वंश की थी और दौहित्र मतलब पुत्र होता है। तो लिच्छवि दौहित्र अर्थात लिच्छवि वंश के पुत्र, यानी ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 हो चुका। प्रश्न संख्या 57 देखिए। 57 कह रहा है कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज था या पाटलिपुत्र था या थानेसर था या फिर काशी था? तो मित्रों हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो ये कन्नौज में था। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर को बढ़ाकर उपज का 50% यानी 50% कर दिया था? कौन से कर को बढ़ाया था मित्रों? भूमि कर या फिर झूठा कर या जजिया कर या फिर व्यापार कर? कौन से कर को बढ़ाया था मित्रों? तो इन्होंने बढ़ाया था उपज भूमि कर को बढ़ा करके कितना कर दिया था? 50% तक कर दिया था। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 क्या कह रहा है मित्रों? प्रश्न संख्या 59 कह रहा है कि अकबर ने दीन इलाही कब प्रारंभ किया था? दीन इलाही कब प्रारंभ किया? 1565 में या 1572 में या 1582 में या फिर 1600 ईस्वी में? तो मित्रों अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था 1582 ईस्वी में। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 कह रहा है कि शिवाजी ने अपने प्रशासन में किस पद को सर्वोच्च स्थान दिया था? कौन से पद को शिवाजी ने सर्वोच्च स्थान दिया मित्रों? पेशवा के पद को या फिर सूबेदार के पद को या सेनापति के पद को या अमात्य के पद को? तो मित्रों शिवाजी ने पेशवा के पद को सर्वोच्च स्थान दिया था। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 तक का हो चुका है मित्रों। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने मित्रों के पास में, और साथ ही साथ अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करते रहें। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? कौन से कारण से 1857 का विद्रोह हुआ था? तात्कालिक कारण की बात हो रही है। अंग्रेजों का अत्याचार था या कारतूसों में ग्रीस का प्रयोग था या राजनैतिक विस्तार था या करों की वृद्धि थी? तो मित्रों जो 1857 का तात्कालिक विद्रोह था ये कारतूसों में ग्रीस का प्रयोग था और सैनिकों के बीच में ये बात आ गई थी कि जो वहाँ पर उसमें ग्रीस लगाया जा रहा है वो गाय और सूअर की चर्बी है। इसी वजह से यहाँ पर विद्रोह हुआ था। प्रश्न संख्या 62 कह रहा है मित्रों कि 1857 की क्रांति के समय कानपुर का नेतृत्व किसने किया? कानपुर के नेतृत्व की बात हो रही है। रानी लक्ष्मीबाई ने किया था या बहादुर शाह जफर ने या नाना साहब ने या फिर बेगम हजरत महल ने? तो मित्रों 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से नाना साहब ने किया था और नाना साहब का वास्तविक नाम भी याद कर लीजिए, धोंधू पंत। इनका वास्तविक नाम क्या था मित्रों? इनका वास्तविक नाम था धोंधू पंत। इन्हें सब नाना साहब कहते थे। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ये मित्रों मेरा अंदाज़ है शायद दूसरी या तीसरी बार ये प्रश्न आ गया है, तो कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं
1880 से या 1885 से या 1890 में या फिर 1900 में। तो मित्रों मैंने अभी पहले भी बताया था 28 दिसंबर 1885 को एक अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, एओ ह्यूम जिसको कहते हैं, इसके द्वारा कहाँ हुआ था, मुंबई शहर में हुआ था। और मुंबई शहर में इसकी अध्यक्षता पहली बार किया था किसने, तो वो किया था व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, WC बनर्जी ने। प्रश्न संख्या 64, प्रश्न संख्या 64 कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में या 1911 में या 1900 में या फिर 1895 में। तो मित्रों जो बंगाल का विभाजन हुआ था ये 1905 में हुआ था। क्यों हुआ था बंगाल विभाजन का कारण क्या था, हिंदू और मुस्लिमों का बंटवारा करना, मतलब अगर उनका धार्मिक बंटवारा हो जाता तो फिर वह एक नहीं हो पाते और अंग्रेज अधिक समय तक शासन कर सकते थे। प्रश्न संख्या 65, प्रश्न संख्या 65 कह रहा है मित्रों कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में कहाँ किया था, चंपारण में किया या खेड़ा में या फिर अहमदाबाद में या बारदौली में। सत्याग्रह की बात हो रही है मित्रों, और सत्याग्रह का इन्होंने पहला प्रयोग किया था चंपारण में नील आंदोलन के रूप में, यानी नील किसानों की मदद करने के लिए। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और 1917 में इस आंदोलन में, 1916 में इन्हें मिला था राजकुमार शुक्ला दिसंबर में, और 1917 में इन्होंने ये आंदोलन किया और इस आंदोलन में सफल भी हुए। प्रश्न संख्या 66, प्रश्न संख्या 66 कह रहा है मित्रों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो रही है कि इसका आरंभ कब किया गया, 1920 में या 1925 में या 1930 में या फिर 1942 में। तो मित्रों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 12 मार्च से गांधी जी दांडी यात्रा शुरू करते हैं नमक कानून तोड़ने के लिए, और ये चलता है 6 अप्रैल तक। और 6 अप्रैल को जब ये दांडी पहुंचते हैं और नमक कानून तोड़ते हैं तो वहीं से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कर देते हैं 1930 में। कब, 1930 में। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67, प्रश्न संख्या 67 कह रहा है मित्रों कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस घटना के लिए फांसी दिया गया, असहयोग आंदोलन के लिए या सैंडर्स वध के लिए या चंद्रशेखर आज़ाद की हत्या के कारण या अलीपुर बम कांड के कारण। तो मित्रों इन्होंने लाहौर में सैंडर्स वध किया था, इस कारण से इन्हें फांसी दिया गया था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सैंडर्स कौन था, सैंडर्स वही था जिसने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चार्ज करवाया था मित्रों। प्रश्न संख्या 68 कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किस संस्था की स्थापना का प्रावधान किया गया था, मतलब 1935 के तहत इसमें से कौन सी संस्था का स्थापना करने की बात की गई थी, लोकसभा की या फिर उच्चतम न्यायालय या संघीय न्यायालय या राज्यसभा। तो मित्रों इसमें संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69, प्रश्न संख्या 69 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ किस वर्ष हुआ, 1935 में या 1940 में या 1942 में या फिर 1945 में। तो मित्रों जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसका आरंभ हुआ था 1942 में। आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70, प्रश्न संख्या 70 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर महात्मा गांधी ने या सुभाष चंद्र बोस ने या फिर वल्लभ भाई पटेल ने। तो मित्रों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था, नारा था डू और डाई, मतलब करो या मरो। और करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71, प्रश्न संख्या 71 कह रहा है मित्रों कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, भगत सिंह ने या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने या रास बिहारी बोस ने या चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो मित्रों आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था इसे किया था रास बिहारी बोस ने। कहाँ पर किया था, तो सिंगापुर में किया था मित्रों, सिंगापुर में इसका गठन किया गया था। बाद में इसका नेतृत्व सौंपा गया था सुभाष चंद्र बोस जी को। प्रश्न संख्या 72, प्रश्न संख्या 72 कह रहा है मित्रों कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान
कब संभाली? 1939 में या 1941 में या 1943 में या 1945 में? मित्रों ये पूछ रहा है कि कब इन्होंने इसका कमान संभाला था, तो इन्होंने इसका कमान संभाला था 1943 में। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73, प्रश्न संख्या 73 कह रहा है मित्रों कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा कहाँ दिया था? ये नारा इन्होंने कहाँ दिया था मित्रों? बर्लिन में या फिर सिंगापुर में या फिर टोक्यो में या फिर रंगून में? तो मित्रों ये नारा इन्होंने सिंगापुर से ही दिया था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74, प्रश्न संख्या 74 कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज ने अपना सर्वोच्च ध्वज कहाँ फहराया था? दिल्ली में या फिर कोहिमा में या रंगून में या पोर्ट ब्लेयर में? सर्वोच्च ध्वज इन्होंने कहाँ फहराया था मित्रों? तो इन्होंने फहराया था पोर्ट ब्लेयर में, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75, प्रश्न संख्या 75 कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है? देशबंधु से या फिर नेताजी या आज़ाद या लोहे का आदमी अर्थात आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो मित्रों सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 75 प्रश्न हो चुका है मित्रों। और अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सप्त सिंधु किसे कहा जाता है? पूछें सप्त सिंधु किसे कहा जाता है? गंगा यमुना की भूमि को या सरस्वती घाटी को या पंजाब का क्षेत्र या फिर सिंधु नदी का तट? तो मित्रों जो सप्त सिंधु है, सप्त सिंधु ऋग्वैदिक काल में पंजाब के क्षेत्र को कहा जाता था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77, प्रश्न संख्या 77 कह रहा है मित्रों कि ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस देवता को समर्पित हैं? कौन से देवता को सबसे अधिक सूक्त समर्पित है मित्रों? अग्निदेव को या इंद्रदेव को या वरुण देव को या फिर सोमदेव को? तो मित्रों सबसे अधिक सूक्तों की बात हो रही है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और इसमें से सबसे अधिक किसे समर्पित किए गए हैं? इंद्र को। लगभग कितने सूक्त? 250 सूक्त। लगभग 250 सूक्त इंद्रदेव को ही समर्पित किए गए हैं। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 कह रहा है मित्रों कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में या लुम्बिनी में या सारनाथ में या गया में? तो मित्रों गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बौद्ध गया में जो कि बिहार में है। और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था जो कि वाराणसी के पास में है। कहाँ पर है मित्रों? तो ये वाराणसी के पास में है। केले के वृक्ष के नीचे 5 ब्राह्मणों को इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है मित्रों कि महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? कौन से वंश में हुआ था मित्रों? शाक्य वंश में या क्षत्रिय वंश में या ज्ञात्रक अर्थात लिच्छवी वंश में या फिर मौर्य वंश में? कौन से वंश में हुआ था मित्रों? तो महावीर स्वामी का जन्म ज्ञात्रक अर्थात लिच्छवी वंश में हुआ था। और शाक्य वंश में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। शाक्य में किसका हुआ था मित्रों? तो ये हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म इसमें हुआ था, शाक्य वंश में। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन से वंश में महावीर स्वामी का हुआ था? तो ज्ञात्रक वंश। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 कह रहा है मित्रों कि अशोक का अभिलेख जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है वह है? अर्थात कौन से अभिलेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? प्रथम शिलालेख में या 13वें शिलालेख में या फिर 17वां शिलालेख या 20वां शिलालेख? तो मित्रों अशोक का जो अभिलेख है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है वो है 13वां शिलालेख। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81, प्रश्न संख्या 81 कह रहा है मित्रों कि इलाहाबाद प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास के द्वारा या हरिसेन के द्वारा या बाणभट्ट के द्वारा या फिर विष्णु शर्मा के द्वारा? तो मित्रों हरिसेन के द्वारा इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया था। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। कालिदास के द्वारा बहुत से नाटक हैं जैसे रघुवंशम है, कुमार संभवम है, मेघदूतम है, ऋतुसंहारम है, मालविकाग्निमित्रम है,
ये विक्रमोर्वशीयम है, ये सभी किसके, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सभी कालिदास का है। बाणभट्ट का बात करें मित्रों तो हर्षचरित्र, कादम्बरी और चंडी शतक। और अगर विष्णु शर्मा की बात करें तो इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है पंचतंत्र, इन्होंने पंचतंत्र की रचना किया था मित्रों। इस प्रकार से 81वां प्रश्न कंप्लीट होता है। प्रश्न संख्या 82 कह रहा है कि हर्षवर्धन की राजधानी थी कहाँ पर मित्रों, कन्नौज में या पाटलिपुत्र में या थानेसर में या उज्जैन में। तो मित्रों हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, कन्नौज में था। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83, प्रश्न संख्या 83 कह रहा है मित्रों कि चोल शासकों की नौसेना का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ था। मतलब चोल सेना में जो नौसेना का विस्तार हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था मित्रों, राजराज प्रथम के शासनकाल में, या राजेंद्र चोल, या फिर आदित्य चोल, या फिर कुलोतुंग। तो मित्रों ये किसके समय में हुआ था, तो सबसे ज़्यादा इसका विस्तार हुआ था राजेंद्र चोल के समय में। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84, प्रश्न संख्या 84 कह रहा है मित्रों कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस उद्देश्य से मार्केट कंट्रोल प्रणाली लागू की थी। मार्केट कंट्रोल अर्थात बाजार नियंत्रण प्रणाली कौन से उद्देश्य से शुरू किया था मित्रों, व्यापार बढ़ाने हेतु, या फिर सैनिकों को सस्ते दामों पर वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु, या फिर विदेशी व्यापार को रोकने हेतु, या कृषि को प्रोत्साहित करने हेतु। तो मित्रों बाजार नियंत्रण प्रणाली सैनिकों को सस्ते दामों पर वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85, प्रश्न संख्या 85 कह रहा है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तुगलक वंश का संस्थापक मित्रों क्या गयासुद्दीन तुगलक था, या मोहम्मद बिन तुगलक था, या फिर फिरोज शाह तुगलक था, या नासिरुद्दीन था। कौन था मित्रों, तुगलक वंश के संस्थापक की बात हो रही है और ये थे गयासुद्दीन तुगलक। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86, प्रश्न संख्या 86 कह रहा है मित्रों कि अकबर ने दीने इलाही की स्थापना किस वर्ष किया था। 1565 में, या 1572 में, या 1582 में, या फिर 1600 में। दीने इलाही एक ऐसा धर्म था जो सर्वधर्म संभाव की भावना को रखता था मित्रों, और इसकी स्थापना किया गया था 1582 में अकबर के द्वारा। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87, प्रश्न संख्या 87 कह रहा है कि मराठा साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं। मतलब वास्तविक संस्थापक कौन है मित्रों, शिवाजी महाराज, बालाजी विश्वनाथ, साहू जी, पेशवा बाजीराव प्रथम। तो मित्रों इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं शिवाजी महाराज। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88, प्रश्न संख्या 88 कह रहा है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सबसे पहले कहाँ आरंभ हुआ था। सबसे पहले कहाँ आरंभ हुआ था मित्रों, मेरठ में, या फिर दिल्ली में, या फिर झांसी में, या फिर कानपुर में। बात हो रही है 1857 की क्रांति के आरंभ की, तो ये हुआ था मित्रों मेरठ से आरंभ हुआ था। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89, प्रश्न संख्या 89 कह रहा है कि 1857 की क्रांति में वीरांगना लक्ष्मीबाई किस स्थान से जुड़ी हुई थी। तो लक्ष्मीबाई कौन से स्थान से जुड़ी थी मित्रों, कानपुर से, या फिर ग्वालियर से, या झांसी से, या बरेली से। मतलब बात हो रही है रानी लक्ष्मीबाई की, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से जुड़ी हुई थी। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90, प्रश्न संख्या 90 कह रहा है मित्रों कि नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था। नील दर्पण जो नाटक है ये किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, या दीनबंधु मित्र ने, या रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर राजा राम मोहन राय ने। मित्रों नील दर्पण की बात हो रही है और नील दर्पण लिखा था दीनबंधु मित्र ने। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91, और इससे पहले मित्रों एक बार जोरदार तरीके से सभी लोग क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए और पहुंचा दीजिए इसे अपने सभी मित्रों के पास।
प्रश्न संख्या 91 कह रहा है भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने किया था। सेवक समाज की स्थापना किसने किया था मित्रों। गोपाल कृष्ण गोखले ने, या दादा भाई नौरोजी ने, या लाला लाजपत राय ने, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने। तो मित्रों भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92, प्रश्न संख्या 92 कह रहा है कि बंग भंग यानी बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कौन सा आंदोलन का शुरुआत हुआ था मित्रों। सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर असहयोग आंदोलन, या फिर स्वदेशी आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो मित्रों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है 1920 में, और इसके बाद में असहयोग 1930 में होता है। 1930 में असहयोग की शुरुआत होती है 1920 में, भारत छोड़ो 1942 में, और स्वदेशी 1905 में। यानी कि इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या अरविंद घोष। तो मित्रों अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था, तो नारा था करो या मरो। क्या था, करो या मरो। और ये नारा किसने दिया मित्रों, तो ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94, प्रश्न संख्या 94 कह रहा है मित्रों कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना क्या जर्मनी में हुआ, या जापान में, या सिंगापुर में, या फिर बर्मा में। तो मित्रों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में किसके द्वारा होती है, रास बिहारी बोस। कौन करते हैं मित्रों, रास बिहारी बोस के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, और सिंगापुर में होता है। प्रश्न संख्या 95, प्रश्न संख्या 95 कह रहा है जय हिंद का नारा किसने दिया। जय हिंद का नारा क्या महात्मा गांधी ने दिया था, या जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, या फिर भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था मित्रों, तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96, प्रश्न संख्या 96 कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस धारा में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। कौन से अनुच्छेद में मित्रों, अनुच्छेद 12 से 35, या फिर अनुच्छेद 36 से 51, या अनुच्छेद 52 से 151, या अनुच्छेद 324 से 329। तो मित्रों अनुच्छेद 12 से 35 आपका मूल अधिकार है। आपका ए वाला विकल्प इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही होता है। 36 से 51 डीपीएसपी है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। 52 से 151 आपका संघ है। और बात करेंगे 324 से 329, तो ये क्या है मित्रों, ये सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की बात हुई है। प्रश्न संख्या 97, प्रश्न संख्या 97 कह रहा है कि संघीय सूची में विषयों की संख्या है। कुल कितने विषय मित्रों, 47 विषय, या 66 विषय, या 97 विषय, या 120 विषय। तो मित्रों संघ सूची में विषयों की संख्या 97। यहाँ पर इस प्रश्न की संख्या भी 97। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98, प्रश्न संख्या 98 कह रहा है मित्रों कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। 1929 में, या 1930 में, या 1931 में, या फिर 1935 में। कब हुआ मित्रों गांधी इरविन का समझौता, तो गांधी इरविन का समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था मित्रों। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99, प्रश्न संख्या 99 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 की अध्यक्षता किसने किया था। तो 1885 का जो प्रथम अधिवेशन था मित्रों, इसका अध्यक्षता क्या ए.ओ. ह्यूम ने, या फिर डब्ल्यू.सी. बनर्जी, या दादा भाई नौरोजी, या फिरोज शाह मेहता। तो मित्रों इसकी अध्यक्षता किया था डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, स्थापना किया था ए.ओ. ह्यूम ने। यहाँ प्रश्न के अकॉर्डिंग बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 100। प्रश्न संख्या 100 कह रहा है मित्रों कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। यानी जो पाकिस्तान शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने, या फिर रहमत अली ने, या लियाकत अली ने, या फिर इकबाल ने। किसने किया था मित्रों। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान शब्द का, तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था रहमत अली ने। सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया मित्रों। तो रहमत अली ने किया था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 101। प्रश्न संख्या 101 कह रहा है कि डाक हड़प्पा सभ्यता का डाकयार्ड कहाँ स्थित था। डाकयार्ड मतलब मित्रों कि जिसको हम लोग बंदरगाह कहते हैं। तो बंदरगाह कहाँ पर स्थित था हड़प्पा सभ्यता का, बताना है। कमेंट में बताइए फटाफट। क्या ये लोथल में था, या हड़प्पा में था, या कालीबंगन, या फिर मोहनजोदाड़ो। मित्रों मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतक टीला, यानी मृतकों का टीला। कालीबंगन मतलब काली चूड़ियाँ, काली चूड़ी। कालीबंगन का मतलब क्या होता है, काली चूड़ी। हड़प्पा सबसे पहला स्थल है जिसकी खुदाई हुई थी। और डाक यार्ड का मतलब यहाँ पर लोथल है। ये क्या है, लोथल एक बंदरगाह शहर था। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102। 102 कह रहा है मित्रों कि ऋग्वैदिक काल की सबसे प्रमुख सभा कौन सी थी। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख सभा क्या सभा था, या फिर समिति था, या विदत था, या गण था। तो मित्रों ऋग्वैदिक काल में दो सभाओं की बात की गई है, सभा और समिति। जिसमें जो समिति था इससे सबसे प्रमुख सभा माना गया है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103। 103 क्या कह रहा है मित्रों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति क्या सारनाथ में हुआ, या कुशीनगर में, या गया में, या फिर लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ था मित्रों। तो ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था। गया में कहाँ पर, तो निरंजना नदी के तट पर, जिसको फल्गु नदी भी कहा जाता है। निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे, एक पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसे इन्होंने क्या कहा था, उस पीपल के वृक्ष को इन्होंने नाम दिया था बोधि वृक्ष। आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था। महावीर स्वामी के जन्म की बात हो रही है कि कौन से क्षत्रिय कुल में हुआ था। इक्ष्वाकु में, या फिर हिक्कू, या फिर लिच्छवी, या नाथ। तो मित्रों महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था ये लिच्छवी वंश में हुआ था। सी वाला विकल्प ज्ञात्रक कुल में लिच्छवी वंश में हुआ था। सी वाला विकल्प एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 105। 105 कह रहा है मित्रों कि कलिंग युद्ध के बाद किस शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। क्या चंद्रगुप्त मौर्य था, या समुद्रगुप्त था, या अशोक थे, या हर्षवर्धन थे। तो मित्रों कलिंग का युद्ध अशोक ने 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। और इस युद्ध के भीषण नरसंहार को देख करके इसने क्या किया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 105 तक हो चुका है मित्रों। एक बार जोरदार तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए मित्रों। प्रश्न संख्या 106 कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति किसकी उपलब्धियों का वर्णन करती है। चंद्रगुप्त प्रथम का, या समुद्रगुप्त का, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर स्कंदगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति की बात हो रही है मित्रों। और प्रयाग प्रशस्ति जो है ये समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करती है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107। प्रश्न संख्या 107 कह रहा है कि हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। हर्षवर्धन का राज्याभिषेक क्या कन्नौज में हुआ, या थानेसर में हुआ, या फिर पाटलिपुत्र में, या वाराणसी में। राज्याभिषेक की बात हो रही है मित्रों। और राज्याभिषेक हर्षवर्धन का कहाँ पर हुआ था। तो हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ था मित्रों थानेसर में। थानेसर में हुआ था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108। प्रश्न संख्या 108 कह रहा है कि चोल वंश की राजधानी कौन सी थी। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी मित्रों, कांची में, या फिर तंजौर में, या फिर मदुरई में, या फिर तिरुचिरापल्ली। तो मित्रों जो चोल वंश है इसकी राजधानी थी कहाँ पर,
तंजौर में था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109। प्रश्न संख्या 109 कह रहा है मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी ने कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए किस विभाग की स्थापना किया था? कीमत पर नियंत्रण रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा विभाग बनाया था? दीवानी रसूल या दीवाने रियासत या दीवाने इंसा या फिर दीवाने खास? कौन सा विभाग बनाया था मित्रों? तो इन्होंने बनाया था दीवाने रियासत। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दीवाने रियासत कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए था। प्रश्न संख्या 110 कह रहा है कि अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल नहीं था। इसमें से कौन नहीं शामिल थे मित्रों? बीरबल नहीं शामिल थे या तानसेन या अबुल फजल या फिर बहलोल लोदी? तो मित्रों बहलोल लोदी जो था ये लोदी वंश का था, अकबर से काफ़ी पहले के समय था, इसलिए यही इसमें नहीं शामिल था। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 111। प्रश्न संख्या 111 कह रहा है कि शिवाजी ने रायगढ़ किले पर किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण किया था? कौन से वर्ष में धारण किया था मित्रों? 1660 में या 1670 में या फिर 1674 में या 1680 में? रायगढ़ किले पर इन्होंने कब छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो मित्रों ये 1674 ईस्वी में था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 112। प्रश्न संख्या 112 कह रहा है कि 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? तत्कालीन कारण कौन सा था मित्रों? सैनिक असंतोष या कारतूसों का प्रयोग या फिर आर्थिक शोषण या फिर सामाजिक सुधार? कौन सा था मित्रों इसमें? तो इसमें कारतूसों का प्रयोग, चर्बी लगे हुए कारतूसों का प्रयोग था। और सैनिकों के बीच में ये खबर फैल गई थी कि इस कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। और उस समय भारतीय सैनिक में या तो हिंदू थे या मुस्लिम थे, इसीलिए यहाँ पर पहला विद्रोह हो जाता है। प्रश्न संख्या 113। प्रश्न संख्या 113 कह रहा है मित्रों, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने दिया? ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है? मतलब धन का आहरण। क्या ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था या बाल गंगाधर तिलक ने या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने या फिर आरसी दत्ता ने? तो मित्रों ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 114। प्रश्न संख्या 114 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई मित्रों? 1880 में या 1885 में या 1890 में या 1895 में? तो मित्रों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। आपका यहाँ पर बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 115। प्रश्न संख्या 115 कह रहा है, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ था मित्रों? बंगाल विभाजन के विरोध में या रॉलेट एक्ट के विरोध में या साइमन कमीशन के विरोध में या जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में? तो मित्रों रॉलेट एक्ट 1913 ईस्वी में आता है, साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1913 ईस्वी में होता है और बंगाल विभाजन 1905 में होता है। बंगाल विभाजन के विरोध में ही 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन होता है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116। प्रश्न संख्या 116 कह रहा है मित्रों कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1930 में या 1935 या 1940 या 1942? मित्रों भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही है और भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब होता है? ये 1942 से होता है। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117। 117 कह रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने या सुभाष चंद्र बोस ने या फिर महात्मा गांधी ने या भगत सिंह ने? तो मित्रों जय हिंद का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 118। 118 कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? वर्मा में या सिंगापुर में
या फिर टोक्यो में या जर्मनी में? मित्रों, तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे रास बिहारी बोस। और रास बिहारी बोस जी ने कहाँ से इसका शुरुआत किया था, स्थापना? सिंगापुर में। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 119 119 कह रहा है मित्रों कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया मित्रों? जर्मनी ने, या फिर जापान ने, या भारतवासियों ने, या सिंगापुर के लोगों ने? तो मित्रों, नेताजी की उपाधि ने जापान ने दिया था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 120 देखते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 120 कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी? कौन से अधिनियम के द्वारा हुआ था मित्रों? 1909 अधिनियम, या फिर 1919 अधिनियम, या 1935 अधिनियम, या फिर 1942 अधिनियम? तो मित्रों, जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसी के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 121 कह रहा है कि अजंता की गुफाओं का संबंध किससे है? जैन धर्म से, या बौद्ध धर्म से, या वैदिक संस्कृति, या फिर मुगल कला? अजंता की गुफाओं का संबंध पूछ रहा है मित्रों कि किस चीज़ से है, कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है मित्रों। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बार जोरदार तरीके से मित्रों क्लास को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसे अपने मित्रों के पास ज़बरदस्त तरीके से शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्रश्न संख्या 122 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को और कौन से नाम से जाना जाता है मित्रों? हड़प्पा सभ्यता, या वैदिक सभ्यता, या फिर गुप्त सभ्यता, या फिर मौर्य सभ्यता? किस नाम से जाना जाता है इसे मित्रों? तो इसे और अन्य नाम से हड़प्पा सभ्यता से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की ही खोज की गई थी, इसलिए आपका यहाँ पर ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 123 कह रहा है कि ऋग्वेद मुख्य रूप से किस देवता की स्तुति पर आधारित है? मतलब कौन से देवता की स्तुति इसमें मुख्य रूप से की गई है? अग्नि देवता, या फिर इंद्र देवता, या सोम देवता, या वरुण देवता? तो मित्रों, ऋग्वेद की अगर बात की जाए तो इसमें इंद्र देवता की स्तुति पर आधारित है, क्योंकि ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त इंद्र देवता के लिए ही है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 124 कह रहा है मित्रों कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था मित्रों? क्या ये बोध गया में दिए थे, या फिर सारनाथ में, या फिर लुम्बिनी में, या फिर कुशीनगर में? कहाँ पर दिए थे मित्रों अपना प्रथम उपदेश? तो प्रथम उपदेश इन्होंने अपना दिया था सारनाथ में। इनको ज्ञान प्राप्ति तो हुई थी कहाँ पर? बोध गया में, लेकिन इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 125 कह रहा है मित्रों कि महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, या सिद्धार्थ गौतम था, या सिद्धार्थ त्रिशला था, या सिद्धार्थ राज था? कौन सा विकल्प सही होगा मित्रों? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 126 कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी मित्रों? पाटलिपुत्र, या फिर कौशाम्बी, या फिर कन्नौज, या फिर उज्जैन? तो मित्रों, मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 127 कह रहा है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? कौन से युद्ध के बाद किया था मित्रों? कुरुक्षेत्र युद्ध, या कलिंग युद्ध, या उज्जैन युद्ध, या फिर पाटलिपुत्र युद्ध?
तो मित्रों 261 ईसा पूर्व में एक बहुत ही भयानक युद्ध अशोक लड़ता है और उस युद्ध का नाम होता है कलिंग युद्ध। और इसी युद्ध के बाद में अशोक ने क्या किया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 128। प्रश्न संख्या 128 कह रहा है मित्रों कि समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त को कौन से नाम से जाना जाता है, भारत का नेपोलियन, या फिर भारत का सिकंदर, या फिर भारत का अशोक, या फिर भारत का विक्रमादित्य। तो मित्रों जो समुद्रगुप्त था इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 129। प्रश्न संख्या 129 कह रहा है मित्रों कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम क्या था। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है, समुद्रगुप्त के नाम से, या विक्रमादित्य के नाम से, या स्कंदगुप्त के नाम से, या फिर हर्ष के नाम से। तो मित्रों चंद्रगुप्त द्वितीय को और विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। 57 ईसा पूर्व में इन्होंने शक शासकों को पराजित किया था और इसीलिए इन्हें वहीं पर विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी और विक्रमादित्य के नाम से ही इन्होंने विक्रम संवत भी चलाया था 57 ईसा पूर्व में। प्रश्न संख्या 130। 130 कह रहा है मित्रों कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, कन्नौज में, या फिर उज्जैन में, या फिर पाटलिपुत्र में, या फिर वाराणसी में। तो मित्रों हर्षवर्धन की राजधानी की बात हो रही है और हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पर थी, कन्नौज में थी। आज एक एक प्रश्न रट लेना है जिससे कि परीक्षा में कोई भी हिस्ट्री का कोई भी प्रश्न गलत ना होने पाए। मित्रों आज समस्त प्रश्नों को एकदम से यहीं पर रट करके जाना है, सारे डाउट्स क्लियर कर लेना है। प्रश्न संख्या 131। प्रश्न संख्या 131 क्या कह रहा है, प्रयाग सम्मेलन किसने आयोजित किया था, समुद्रगुप्त ने, या फिर हर्षवर्धन ने, या अशोक ने, या फिर अकबर ने। प्रयाग सम्मेलन की बात हो रही है मित्रों कि किसने आयोजित किया था, तो प्रयाग सम्मेलन आयोजित किया था हर्षवर्धन ने। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 132। प्रश्न संख्या 132 कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे, चंद्रबरदाई, या कालिदास, या फिर तुलसीदास, या फिर सूरदास। तो मित्रों पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, लेकिन ध्यान रखना अगर कहीं खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा जाएगा मित्रों तो वो प्रिय प्रवास है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। ए वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 133। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध की बात हो रही है मित्रों, क्या 1175 में हुआ, या 1191 में हुआ, या 1206 में हुआ, या फिर 1192 में हुआ। तो मित्रों तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में। किसके किसके बीच, तो मोहम्मद गौरी और किसके, पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहते हैं। लेकिन 92 में पुनः मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है, तराइन का दूसरा युद्ध होता है और उसमें मोहम्मद गौरी हार जाते हैं जयचंद के कारण, और जयचंद से फिर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और जयचंद से फिर मोहम्मद गौरी लड़ता है 1194 में चंदावर का युद्ध। इस प्रश्न का विकल्प आपका मित्रों बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 134। प्रश्न संख्या 134 कह रहा है कि सल्तनत काल में मूल किए कुबरा किसे कहा गया। मूल किए कुबरा किसे कहा गया मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी को, या इल्तुतमिश को, या बलबन को, या फिर गयासुद्दीन तुगलक को। किसे कहा गया मित्रों, मूल किए कुबरा किसे कहा गया, तो ये कहा गया है बलबन को। बलबन को कहा जाता था मूल किए कुबरा। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 135 कह रहा है कि अकबर के दरबार के नवरत्नों में से कौन नहीं था। बीरबल नहीं थे, या अबुल फजल नहीं थे, या तानसेन नहीं थे, या फिर औरंगजेब नहीं थे। तो मित्रों अकबर के बाद में जहांगीर के बाद में शाहजहां के बाद में औरंगजेब,
तो यानी औरंगजेब मुगल वंश का ही था और बहुत बाद का शासक था, इसलिए यहाँ पर डी वाला विकल्प आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 136 और 136 से पहले मित्रों क्लास को जोरदार तरीके से लाइक और शेयर करते रहें, साथ ही साथ अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल तो सब्सक्राइब भी करते रहें। प्रश्न संख्या 136 कह रहा है मित्रों कि जहांगीर का असली नाम क्या था? मोहम्मद सलीम या बाबर या फिर शाहजहां या फिर खुर्रम? तो मित्रों अकबर जहांगीर का जो वास्तविक नाम था ये क्या था? मोहम्मद सलीम। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 137, प्रश्न संख्या 137 कह रहा है कि मीर जाफर किसके कारण प्रसिद्ध हुआ? मीर जाफर किसके कारण प्रसिद्ध हुआ था मित्रों? पानीपत की लड़ाई के कारण या प्लासी की लड़ाई के कारण या बक्सर की लड़ाई के कारण या फिर सरायघाट की लड़ाई के कारण? तो मित्रों जो मीर कासिम था, मीर जाफर था, ये प्लासी की लड़ाई के कारण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 138, 138 कह रहा है मित्रों कि 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका मुख्य कारण क्या सैनिक असंतोष था या धार्मिक सुधार था या सामाजिक सुधार था या फिर आर्थिक संकट थे? तो मित्रों प्रमुख कारण अगर देखा जाए तो उसमें सैनिक असंतोष था। विद्रोह तो सैनिकों ने ही शुरू किया था ना, और कारण तात्कालिक कारण में वही जो कारतूसों का प्रयोग हुआ था उसी कारण से सैनिकों में असंतुष्टि हुई और उसी वजह से 1857 का विद्रोह हो गया। प्रश्न संख्या 139, प्रश्न संख्या 139 कह रहा है कि अलकतरा है क्या? कारागार है में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहाँ रखा गया था? मतलब कारागार में इन्हें कहाँ रखा गया था? मणिपुर में या रंगून में या अंडमान निकोबार में या सिंगापुर में? बात हो रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मित्रों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रखा गया था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 140, 140 कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा क्या महात्मा गांधी ने दिया था या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था या फिर भगत सिंह ने दिया था या फिर जवाहरलाल नेहरू ने दिया था? किसने दिया था मित्रों ये नारा? तो ये नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 141, प्रश्न संख्या 141 क्या कह रहा है मित्रों? हरिजन शब्द किसने दिया था? जो हरिजन शब्द आप लोग सुन रहे हैं आज के समय में, ये हरिजन शब्द सबसे पहले किसने कहा था मित्रों? महात्मा गांधी ने या फिर आचार्य विनोबा भावे ने या फिर डॉक्टर अंबेडकर ने या राम मोहन राय ने? तो मित्रों हरिजन शब्द का प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। हरिजन अर्थात प्रभु के जन, प्रभु के लोग। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 142, 142 कह रहा है मित्रों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1920 में या 1930 में या 1942 में या फिर 1947 में? तो मित्रों 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है दांडी नामक स्थान से, गुजरात में जो कि पड़ता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 143, 143 कह रहा है मित्रों कि दांडी मार्च की दूरी कितनी थी? 200 मील या 240 मील या फिर 300 मील या फिर 400 मील? कितनी थी मित्रों? तो जो दांडी मार्च की दूरी थी वो 240 मील थी। एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए जल्दी जल्दी। और यहाँ पर आपका बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाता है। प्रश्न संख्या 144, 144 कह रहा है मित्रों कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत आरंभ कब हुआ? 9 अगस्त 1942 या फिर 15 अगस्त 1947 या 12 मार्च 1930 या 23 मार्च 1931? ये सभी मित्रों इतिहास से जुड़े हुए हैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा होती है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपनी दांडी यात्रा शुरू करते हैं और 15 अगस्त 1947 को भारत अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करता है।
9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत होता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 145 145 कह रहा है मित्रों कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने, या फिर नेहरू जी ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर सरदार पटेल जी ने? किसने दिया था मित्रों करो या मरो का नारा? तो करो या मरो का नारा दिया था मित्रों गांधी जी ने। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 146 प्रश्न संख्या 146 कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ पर किया गया था? बर्लिन में, या सिंगापुर में, या फिर टोक्यो में, या फिर रंगून में? तो मित्रों जो आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था ये सिंगापुर में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो रास बिहारी बोस के द्वारा इसका गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 147 147 कह रहा है मित्रों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1875 में हुई, या 1885 में हुआ, या फिर 1890 में हुआ, या फिर 1905 में हुआ? कब हुआ मित्रों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई नामक शहर में हुआ था, जहां पर इसकी अध्यक्षता किया था WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, और इसका गठन किया था एवो ह्यूम अर्थात एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। प्रश्न संख्या 148 कह रहा है मित्रों कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस अधिनियम से हुआ था? कौन से अधिनियम से भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था मित्रों? 1919 का अधिनियम, या फिर 1935 का अधिनियम, या फिर कैबिनेट मिशन योजना, या फिर माउंटबेटन योजना? तो मित्रों माउंटबेटन योजना से भारत को स्वतंत्रता मिलती है, मतलब उसी वो आता है और उसके बाद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो जाता है। और जो कैबिनेट मिशन योजना है इसी के तहत संविधान सभा की स्थापना हुई थी। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 149 कह रहा है मित्रों कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? पहली बैठक की बात हो रही है 9 दिसंबर 1946, या फिर 15 अगस्त 1947, या 26 जनवरी 1950, या फिर 26 नवंबर 1949? कब हुआ था मित्रों इसका पहली बैठक? तो इसकी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। और फिर इसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। प्रश्न संख्या 150 कह रहा है मित्रों कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल की बात हो रही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, या लॉर्ड कर्जन थे, या लॉर्ड माउंटबेटन थे, या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स थे? तो मित्रों भारत के पहले और अंतिम, स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल यही थे, लॉर्ड माउंटबेटन ही। इसके बाद में क्या होता है मित्रों? इसके बाद में उस पद को ही समाप्त कर दिया जाता है। उस पद, स्वतंत्र भारत के पहले थे और अंतिम थे सिराज गोपालाचारी। भारतीय, वो पहले भारतीय थे और अंतिम भारतीय भी थे, उनके बाद में ख़त्म किया जाता है। प्रश्न संख्या 151 निम्नलिखित में से किसे दूसरा अशोक कहा जाता है? दूसरा अशोक किसे कहा गया मित्रों? समुद्रगुप्त को, या चंद्रगुप्त द्वितीय को, या हर्षवर्धन को, या फिर बिंबिसार को? द्वितीय अशोक कहा गया है मित्रों हर्षवर्धन को। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बार मित्रों सभी लोग जोरदार तरीके से क्लास को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर भी करते रहिए अपने मित्रों के पास में। अभी आप लोगों के पास 48-49 क्वेश्चंस हैं। प्रश्न संख्या 152 कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने पुनः स्थापित किया था? हर्षवर्धन ने, या समुद्रगुप्त ने, या कुमारगुप्त ने, या फिर स्कंदगुप्त ने? पुनः की बात हो रही है मित्रों, और पुनः इसे स्थापित किया गया था कुमारगुप्त के द्वारा। यानी सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 153 कह रहा है मित्रों कि पृथ्वीराज चौहान ने
तराइन के प्रथम युद्ध में किसे पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में किसे पराजित किया था? शेरशाह को, या महमूद गजनवी को, या फिर मोहम्मद गौरी को, या फिर अलाउद्दीन यानी खिलजी को? किसे किया था मित्रों? तो इन्होंने मोहम्मद गौरी को, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को इन्होंने पराजित किया था। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है। प्रश्न संख्या 154, चोल वंश की राजधानी थी। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी मित्रों? तंजौर में, या फिर मदुरई में, या उज्जैन में, या कांचीपुरम में? तो मित्रों चोल वंश की जो राजधानी थी ये कहाँ पर थी? तो ये तंजौर में थी। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 155, 155 कह रहा है मित्रों कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का इसे वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने खालसा भूमि प्रथा लागू किया, क्योंकि उसने दिल्ली सल्तनत को स्थिरता दी, क्योंकि उसने फारसी को राजभाषा बनाया, या फिर सभी सही हैं? तो मित्रों अगर हम लोग इसमें देखें तो ये सारे विकल्प सही हैं, इसीलिए उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 156, 156 कह रहा है मित्रों कि अलाउद्दीन खिलजी ने चौकी और बारिड प्रणाली किस उद्देश्य से स्थापित किया था? चौकी और बारिड प्रणाली किस उद्देश्य से किया था? कर संग्रह हेतु, या व्यापार नियंत्रण हेतु, या फिर गुप्तचर व्यवस्था हेतु, या फिर धार्मिक सुधार हेतु? किस उद्देश्य से किया था मित्रों? तो इसका उद्देश्य था गुप्तचर व्यवस्था का, यानी सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 157, 157 कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक को किस नीति के कारण पागल राजा कहा जाता है? कहा गया, मतलब कौन सी नीति के कारण उसे पागल राजा कहा गया? राजधानी परिवर्तन के कारण, या टोकन मुद्रा के कारण, या फिर कर वृद्धि के कारण, या सभी के कारण? तो मित्रों इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें भी असफल हुआ। टोकन मुद्रा चलाने का प्रयास किया, उसमें भी असफल हो गया। और कर की वृद्धि उस समय किया जब अकाल था, तो इसका उसमें भी विरोध हुआ। इसलिए यहाँ पर आपका सभी विकल्प सही हो जाएगा। डी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 158, 158 कह रहा है मित्रों कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? सैयद वंश के अंतिम शासक की बात हो रही है। खिज्र खां, या फिर मुबारक शाह, या फिर आलम शाह, या फिर सिकंदर शाह? तो मित्रों सैयद वंश का संस्थापक की अगर बात करें तो ये खिज्र खां थे। खिज्र खां कौन थे? ये इसके संस्थापक थे। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि अंतिम शासक, और अंतिम शासक थे मित्रों आलम शाह। कौन थे? आलम शाह थे। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 159, 159 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का पतन किसके शासन के समय हुआ? दिल्ली सल्तनत का पतन किसके शासन के समय हुआ था मित्रों? बहलोल लोदी के समय में, या इब्राहिम लोदी के समय में, या सिकंदर लोदी के समय में, या सुल्तान हुसैन के समय में? मित्रों याद कीजिए 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, और पूरी तरीके से सल्तनत काल समाप्त होकर के यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 160, 160 कह रहा है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में, या 1556 में, या फिर 1761 में, या 1540 में? तो मित्रों पानीपत की तीसरी लड़ाई, 3 लड़ाई होती है, और तीसरी लड़ाई लड़ी जाती है 1761 में। दूसरी लड़ाई लड़ी जाती है 1556 में अकबर और हेमू के बीच। तीसरी होती है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, और ये दूसरी है मित्रों, ये दूसरी लड़ाई है। और पहली लड़ाई होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों 160 प्रश्न हो चुके हैं। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कीजिए और एक बार जोरदार तरीके से शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और क्लास में आनंद आ जाए।
प्रश्न संख्या 161 कह रहा है कि बाबर की आत्मकथा तुझुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी। बाबर की, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो तुझुक-ए बाबरी है ये है क्या, तो ये बाबर की आत्मकथा है मित्रों। और भाषा इसकी कौन सी है, इसे भी देख लीजिए, क्या या फारसी भाषा में थी, या अरबी भाषा में था, या तुर्की भाषा में था, या फिर उर्दू भाषा में था। तो मित्रों तुझुक-ए बाबरी जो है ये तुर्की भाषा में था। बाबर की आत्मकथा है, इसे बाबर ने स्वयं लिखा था। प्रश्न संख्या 162, प्रश्न संख्या 162 कह रहा है कि अकबर द्वारा निर्मित दीने इलाही का उद्देश्य था। दीने इलाही का उद्देश्य क्या था मित्रों, कर व्यवस्था, या फिर धार्मिक सहिष्णुता, या फिर सेना सुधार, या फिर भू राजस्व। तो मित्रों दीने इलाही था क्या, धर्म था, और इसमें धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है, अर्थात किसी भी धर्म के विरोध की बात इसमें नहीं की गई है। सभी धर्मों को समान दर्जा देने का बात किया गया है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 163, 163 कह रहा है कि जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल शासक था। मतलब जजिया कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था, औरंगजेब ने, या फिर अकबर ने, या फिर बाबर ने, या फिर शाहजहां ने। किसने समाप्त किया था मित्रों, तो जजिया कर को समाप्त करने वाला जो शासक था वो अकबर थे। अकबर ने समाप्त किया था कब, 1564 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। प्रश्न संख्या 164, 164 कह रहा है मित्रों कि मुगल काल में मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया था। मतलब मनसबदारी प्रथा को किसने लागू किया, बाबर ने, या फिर अकबर ने, या फिर शाहजहां ने, या फिर औरंगजेब ने। तो मित्रों मनसबदारी जो प्रथा थी ये किसने लागू किया था, तो ये लागू किया था अकबर ने। मनसबदार जैसे आज के समय में तहसीलदार होते हैं, ऐसे एक मंसूबा बनाया जाता था, और मंसूबा की प्रशासनिक व्यवस्था एक मनसबदार को दिया जाता था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 165, ताजमहल किसके काल में बना। ताजमहल किसके शासनकाल में बना मित्रों, बाबर के शासनकाल में, या शाहजहां के काल में, या अकबर के काल में, या फिर जहांगीर के काल में। किसके काल में बना था मित्रों ताजमहल, तो ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने, तो जाहिर सी बात है कि शाहजहां के काल में ही बना। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 166, 166 कह रहा है कि पादशाहनामा किसने लिखा था। पादशाहनामा एक पुस्तक है, इसे किसने लिखा था मित्रों, अबुल फजल ने, या फिर अब्दुल हमीद लाहौरी ने, या फिर निजामुद्दीन अहमद ने, या फिर फैजी ने। तो मित्रों अगर बात करें पादशाहनामा की तो इसे लिखा था अब्दुल हमीद लाहौरी ने। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 167, 167 कह रहा है कि मराठा शक्ति के उत्थान का मुख्य कारण था। मराठा शक्ति के उत्थान का प्रमुख कारण क्या था मित्रों, भीमाजी पाटिल थी, या फिर शिवाजी थे, या फिर बालाजी विश्वनाथ थे, या फिर पेशवा बाजीराव थे। मराठा शक्ति का अगर हम लोग उत्थान की बात करें तो इसमें शिवाजी प्रमुख थे मित्रों। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 168, प्रश्न संख्या 168 कह रहा है कि शिवाजी द्वारा अष्टप्रधान परिषद में कौन शामिल था। जो शिवाजी ने अष्टप्रधान परिषद बनाया था उसमें कौन थे, पेशवा थे, या फिर सूबेदार थे, या न्यायाधीश थे, या फिर ये सभी लोग थे। तो मित्रों शिवाजी ने जो अष्टप्रधान बनाया था उसमें ये सभी लोग थे। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 169, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, अकबर और हेमचंद्र, या फिर मराठा और अहमद शाह अब्दाली, या बाबर और इब्राहिम लोधी, या फिर मुगलों और अंग्रेज़ों के बीच। तो मित्रों बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पहली लड़ाई लड़ी गई, अकबर और हेमचंद्र के बीच में दूसरी लड़ाई लड़ी गई, और तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। और पानीपत का जो लड़ाई हुआ है तीन ही हुआ है। ये हुआ था 1526 में, ये वाली लड़ाई हुई 1761 में, और दूसरी वाली लड़ाई हुई थी 1556 में। तो मित्रों हमसे तीसरी लड़ाई पूछा गया है, आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 169 के लिए
प्रश्न संख्या 170। प्रश्न संख्या 170 कह रहा है मित्रों कि शिवाजी ने रायगढ़ को किस रूप में विकसित किया था। रायगढ़ को इन्होंने क्या व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया, या धार्मिक स्थल के रूप में, या फिर राजधानी के रूप में, या फिर किला के रूप में। रायगढ़ की बात हो रही है मित्रों, और रायगढ़ को शिवाजी ने राजधानी के रूप में विकसित किया था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 171। 171 कह रहा है मित्रों कि 1757 का प्लासी युद्ध किसके बीच हुआ। 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था मित्रों। अंग्रेज और मुगल के बीच में, या अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में, या अंग्रेज और मराठा के बीच में, या फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। तो मित्रों नवाब सिराजुद्दौला उस समय बंगाल के नवाब हुआ करते थे, और इनके और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। अंग्रेज़ों का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और इसी युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के साथ में मीर जाफ़र ने धोखा किया था। इसी वजह से मीर जाफ़र फेमस हुआ। अंग्रेज़ों ने उसे बाद में नवाब का गद्दी देने का वादा किया था और लालच दिया था। उन्होंने उसे बाद में नवाब की गद्दी तो दे दी, लेकिन वो एकमात्र कठपुतली की तरह बन करके रह गया। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 172। 172 कह रहा है कि 1764 का बक्सर युद्ध अंग्रेजों और किन के बीच में हुआ था। बक्सर का युद्ध पूछ रहा है मित्रों। शुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, मतलब अकबर एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ ये तीनों थे, या फिर सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय और हैदर अली, या फिर शुजाउद्दौला, अकबर द्वितीय और पेशवा, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जो 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें एक तरफ अंग्रेज सेना थी और दूसरे तरफ शुजाउद्दौला, मीर कासिम, आलम शाह द्वितीय। आलम शाह द्वितीय दिल्ली के बादशाह थे, मीर कासिम बंगाल के नवाब थे, और शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे। आपका ए वाला विकल्प मित्रों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 173। 173 कह रहा है मित्रों कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया। अस्थाई बंदोबस्त की बात हो रही है, ये किसने लागू किया था मित्रों। क्या वारेन हेस्टिंग्स ने लागू किया, या विलियम बेंटिक ने लागू किया, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, या फिर डलहौजी ने लागू किया था। तो मित्रों अस्थाई बंदोबस्त एक प्रकार का कर प्रणाली था, टैक्स प्रणाली था, और इसे लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 174। 174 कह रहा है मित्रों कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। कौन सा कारण था जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हो गया था। सैनिकों की वेतन समस्या थी, या कारतूसों में चर्बी का प्रयोग था, या अंग्रेजों की भूमि नीति थी, या धार्मिक हस्तक्षेप था। मित्रों सैनिकों में असंतुष्टि तो थी, लेकिन यह असंतुष्टि कारतूसों में चर्बी के कारण था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 175। 175 कह रहा है मित्रों कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ था। झांसी से, या मेरठ से, या दिल्ली से, या कानपुर से। तो मित्रों 1857 का जो विद्रोह था ये सबसे पहले मेरठ से शुरू होता है। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने क्या किया था मित्रों, 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी, और उसी के बाद से मेरठ से ये विद्रोह शुरू हो जाता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 176। 176 से पहले मित्रों क्लास को लाइक कर दीजिए, ज़बरदस्त तरीके से इसे आप शेयर भी कर दीजिए, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए। प्रश्न संख्या 176 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस अंग्रेज सेनापति से युद्ध किया था। कौन से अंग्रेज सेनापति से युद्ध किया था मित्रों। ह्यूज रोज से, या नेपियर से, या आउट्रम से, या फिर हेस्टिंग्स से। तो मित्रों 1857 के विद्रोह में जो रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध हुआ था ये ह्यूज रोज से हुआ था। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 177। 177 कह रहा है मित्रों कि 1857 के विद्रोह को किस इतिहासकार ने सिपाही विद्रोह कहा। मतलब कौन से इतिहासकार ने इसे सिपाही विद्रोह कहा था मित्रों। रंजीत गुप्ता ने, या आरसी मजूमदार ने,
या फिर बिपिन चंद्र ने, या फिर बीडी सावरकर ने? तो मित्रों बीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी और आरसी मजूमदार ने इसे सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी थी। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 178। 178 क्या कह रहा है मित्रों? 178 कह रहा है 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बीडी सावरकर ने, या नेहरू ने, या बिपिन चंद्र पाल ने, या फिर तिलक ने? मित्रों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसे कहा था बीडी सावरकर ने। किसने कहा था? बीडी सावरकर ने। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 179। 179 कह रहा है मित्रों कि कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुआ था मित्रों? 1875 में, या 1885 में, या 1890 में, या 1905 में? तो मित्रों 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में गठन होता है कांग्रेस का, जो गठन किया जाता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, और इसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कहाँ पर? मुंबई के तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 180। 180 कह रहा है मित्रों कि कांग्रेस की स्थापना में एवो ह्यूम की भूमिका थी। मतलब एवो ह्यूम कौन थे? पहले अध्यक्ष थे, या संस्थापक थे, या सचिव थे, या फिर इनमें से कोई नहीं थे? तो मित्रों एवो ह्यूम जो थे ये पहले अध्यक्ष नहीं थे, ये संस्थापक थे। पहले अध्यक्ष कौन थे मित्रों? तो WC बनर्जी थे। WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जी इसके पहले अध्यक्ष थे, लेकिन संस्थापक ये थे। और हमसे पूछा गया है कि एओ ह्यूम कौन थे? तो एओ ह्यूम संस्थापक थे। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 181। 181 कह रहा है मित्रों कि 1905 का बंग भंग किस वायसराय के समय हुआ था? कौन से वायसराय के समय बंग भंग का आंदोलन हुआ मित्रों? लिटन के समय में, या कर्जन के समय में, या डलहौजी के समय में, या फिर हेस्टिंग्स के समय में? 1905 में बंग भंग आंदोलन हुआ मित्रों, और किसके समय में हुआ? तो ये कर्जन के समय में हुआ था। उस समय यहाँ का वायसराय कौन था? कर्जन था। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 182। 182 कह रहा है मित्रों कि स्वदेशी आंदोलन का नारा, स्वदेशी आंदोलन का नारा क्या था? बायकाट, स्वदेशी और शिक्षा। किसने दिया था? ये आंदोलन का नारा जो था मित्रों किसने दिया था? बिपिन चंद्र पाल ने, या फिर लाला लाजपत राय ने, या अरविंदो घोष ने, या बाल गंगाधर तिलक ने? किसने दिया था मित्रों ये नारा? तो ये नारा दिया गया था बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, लाल, बाल और पाल ये तीनों प्रमुख थे इसमें, और बाद में इन्होंने ही सूरत विभाजन में गरम दल के रूप में विभाजित हो गए थे। कांग्रेस के गरम दल के रूप में यही तीन, और एक अरविंद घोष। मतलब ये जो चारों नाम आप यहाँ देख रहे हैं ये चारों गरम दल के प्रमुख नेता थे मित्रों, ये भी ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 183। 183 कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या 1915 में हुआ, या 1919 में, या 1921 में, या 1925 में? तो मित्रों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात होती है ये 13 अप्रैल लोहड़ी के दिन, 13 अप्रैल लोहड़ी के दिन 1919 में होता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 184। 184 कह रहा है मित्रों कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट 1917 में पारित हुआ, या 1919 में पारित हुआ, या 1921 में पारित हुआ, या 1925 में पारित हुआ? तो मित्रों रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, और इसी एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी जहां पर सैंडर्स ने गोलीबारी करवा दी थी, और इसके अनुसार बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 185। 185 क्या कह रहा है मित्रों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में, या 1922 में, या 1930 में, या 1942 में? तो मित्रों 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। असहयोग क्या होता है मित्रों? शुरू होता है। असहयोग शुरू होता है
और 1922 में जब वहाँ पर चौरी चौरा कांड हो जाता है तो असहयोग समाप्त कर देते हैं गांधी जी। क्यों? चौरी चौरा कांड के कारण, जो कि 4 या 5 फरवरी 1922 में होता है। 1930 में मित्रों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत होता है। हमसे पूछा गया है सविनय अवज्ञा, जो कि सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 186 कह रहा है मित्रों कि दांडी मार्च की दूरी कितनी थी? दांडी मार्च क्या 150 मील था, या 240 मील था, या 300 मील, या फिर 180 मील? कुल कितने मील की दूरी थी मित्रों दांडी मार्च की? तो दांडी मार्च की दूरी मित्रों 240 मील थी। 240 मील, बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को। गांधी जी पहुंचे कब थे? तो 6 अप्रैल 1931 को। शुरुआत हुआ था मित्रों 78 सदस्यों के साथ में। ध्यान रखना, 78 सदस्यों के साथ में इसका शुरुआत किया गया था। प्रश्न संख्या 187 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही है मित्रों, क्या है 1939 में शुरू हुआ, या 1940 में शुरू हुआ, या 1942 में शुरू हुआ, या 1945 में शुरू हुआ? तो मित्रों अभी इसके पहले वाले में हमने बताया था कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है 9 अगस्त से। कब से? 9 अगस्त 1942 से शुरू होता है। 8 अगस्त की रात को ही प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसे ऑपरेशन जीरो आवर का नाम दिया गया था। सी वाला विकल्प आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 188 कह रहा है मित्रों कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, या महात्मा गांधी, या मौलाना आज़ाद, या फिर सरदार पटेल? कौन थे मित्रों उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना आज़ाद। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 189 कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ स्थापित किया था? कहाँ किया था मित्रों? सिंगापुर में, या बर्मा में, या जापान में, या फिर जर्मनी में? तो मित्रों सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रास बिहारी बोस के सहयोग से, मतलब कह सकते हैं इसके संस्थापक रास बिहारी बोस थे, लेकिन इनको बहुत कम लोग जानते हैं, सभी लोग नेताजी को ही जानते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, अगर कभी संस्थापक पूछा जाए तो रास बिहारी बोस थे। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 190 कह रहा है मित्रों कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। ठीक है भैया, यह किसका प्रतीक है? जय हिंद किसका प्रतीक था? क्रांति का, या अखंडता का, या स्वतंत्रता का, या फिर सभी का? किसका प्रतीक था मित्रों? तो ये क्रांति का भी प्रतीक था, ये अखंडता का भी प्रतीक था, और ये स्वतंत्रता का भी प्रतीक था, यानी ये इन सभी का प्रतीक था। तो डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 190 तक हो चुका है मित्रों, और अब आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए सभी लोग, और शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब मात्र 10 प्रश्न आप लोगों के पास बचे हुए हैं। प्रश्न संख्या 191 कह रहा है मित्रों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था? मतलब ये नारा किसने दिया था? गांधी जी ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर भगत सिंह ने, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने? किसने दिया था मित्रों ये वाला नारा? तो ये वाला नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 192 कह रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? मतलब आज़ाद हिंद फौज भी हम इसको कह सकते हैं हिंदी में। क्या ऐसे रास बिहारी बोस थे, या सुभाष चंद्र बोस जी थे, या भगत सिंह थे, या फिर सरदार पटेल थे? तो मित्रों इसका गठन जो हुआ था ये रास बिहारी बोस जी के नेतृत्व में हुआ था। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और बाद में इसकी कमान दी गई थी किसे? तो इसकी कमान दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी को। प्रश्न संख्या 193 कह रहा है मित्रों कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था?
1946 में जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, उसके भारत आने का कारण क्या था? भारत को स्वतंत्र कराने हेतु, या संविधान सभा के गठन हेतु, या फिर प्रांतीय सरकारों की स्थापना हेतु, या विभाजन कराने हेतु? तो मित्रों, जो कैबिनेट मिशन था, इसका प्रमुख उद्देश्य था संविधान सभा के गठन हेतु, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर भारत को स्वतंत्र कर भी दिया गया तो इनके पास अपना कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा, और जब कोई नियम कानून नहीं होगा तो कोई भी आकर के इनको पुनः गुलाम बना सकता है, या फिर इनके यहाँ इतनी आंतरिक विद्रोह हो जाएगा कि ये कई हिस्सों में बट जाएंगे। तो इसलिए इनका पहले कोई संविधान बनना चाहिए। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 194। 194 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1925 में पारित किया, या 1927 में पारित किया, या 1929 में पारित किया, या 1931 में पारित किया? तो मित्रों, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव 1929 में पारित होता है। कहाँ पर? लाहौर अधिवेशन से। लाहौर अधिवेशन से। और अध्यक्ष कौन थे? तो प्रश्न संख्या 195। 195 कह रहा है मित्रों कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1928 में, या 1930 में, या 1931 में, या फिर 1932 में? मित्रों, गांधी इरविन समझौते की बात हो रही है, और गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में। कब? तो 5 मार्च को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 196। 196 कह रहा है कि ब्रिटिश भारत अधिनियम 1935 के अंतर्गत क्या स्थापित हुआ था? ब्रिटिश भारत अधिनियम 1935 के अंतर्गत मित्रों क्या हुआ था? संघीय न्यायालय हुआ था, या संघीय सरकार की स्थापना हुई थी, या प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना हुई थी, या फिर इन सभी की? तो मित्रों, ये तीनों सभी चीज़ें, इन सब का स्थापना हुआ था ब्रिटिश भारत अधिनियम 1935 के तहत। डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। 197। 197 कह रहा है मित्रों कि ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? मतलब भारत स्वतंत्रता अधिनियम इन्होंने कब पारित किया था? 1945 में, या 1946 में, या 1947 में, या 1948 में? तो मित्रों, इसका जो पारित होता है जुलाई 1947 में ये पारित होता है। किस महीने में? तो जुलाई 1947 में। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 148। 148 कह रहा है मित्रों कि भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ? अर्थात 198। 198 के अंतर्गत पूछ रहा है कि किसके अंतर्गत हुआ था? बेवेल योजना, या क्रिप्स मिशन, या कैबिनेट मिशन, या माउंटबेटन योजना? तो मित्रों, इसका जो विभाजन होता है भारत का, वो माउंटबेटन योजना के तहत होता है, जिसमें भारत, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान 3 देश बनते हैं। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि उस समय 2 ही बने थे, पाकिस्तान और भारत। पूर्वी और पश्चिमी तो उसका भाग था। बाद में वो बांग्लादेश 1971 में बन गया। 199 कह रहा है मित्रों कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947, या 26 जनवरी 1950, या 2 अक्टूबर 1947, या फिर 14 अगस्त 1947? तो मित्रों, भारत को स्वतंत्रता, ये आप सभी लोग ये जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को मिला था। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 200। 200 कह रहा है मित्रों कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल की बात हो रही है मित्रों। स्वतंत्र भारत की लॉर्ड माउंटबेटन थे, या राजा जी थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या सरदार पटेल? तो मित्रों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, और राजा जी प्रथम व अंतिम भारतीय और स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल थे। राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और सरदार पटेल जी भारत को संगठित किए थे। इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों का ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। और इस प्रकार से मित्रों, आज हम लोगों ने एक महा मैराथन क्लास देखा 200 प्रश्नों का। आप लोग
मित्रों, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सभी क्लास की अपडेट्स मिलती रहे। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपके कुल कितने प्रश्न सही गए। अगर कोई सुझाव है तो उसे भी बताएं, और साथ ही साथ आप लोगों को अगला मैराथन किस विषय पर दिया जाए ये भी आप लोग ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।